Hello my dear student, very heartiest welcome to one and only on my YouTube channel Physics by प्रदीप राज। हम लोग 6 प्रॉपर्टीज का बात कर चुके थे। 6 प्रॉपर्टीज में क्या बात किए थे कि हम लोग बात किए थे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का। कन्वर्जिंग मतलब अगर पॉजिटिव नेचर ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव नेचर चार्ज है तो ये कन्वर्ज करेगा, या फिर जो डाइवर्ज करेगा एंड अगर नेगेटिव ऑफ चार्ज है तो वो कन्वर्ज करेगा जब वो पॉजिटिव नेचर में है। तो उसके बाद हम लोग 7th प्रॉपर्टी, आइए नोट कर लीजिएगा अपना नोट्स में। 7th प्रॉपर्टी है इफ़ टू अपोजिट नेचर, तो दो अपोजिट नेचर मतलब एक पॉजिटिव और सेकेंड क्या होगा नेगेटिव, आर प्लेस इन नेबर, अगर ये दोनों को नज़दीक में रखते हैं, लाकर नज़दीक में रखते हैं। अब पूछेगा इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा। क्वेश्चन में पूछेगा अगर दो पॉइंट चार्ज को या फिर दो अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज को अगर एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो लेंथ ऑफ पूछ देगा, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनल होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। 8 पॉइंट में क्या है, इफ़ टू पॉइंट चार्ज प्लेट इन इट्स नेबर, दो पॉइंट चार्ज या फिर पॉजिटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव नेगेटिव भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। देन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक्सपेंड लेटरली, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स का इलेक्ट्रिक लाइन है वो एक्सपेंड करेगा, दूरी भागेगा अगर पॉइंट चार्ज सेम नेचर का है। मान लिया जाए कौन सा तुम पॉइंट चार्ज लेना चाहते हो, पॉजिटिव ले लो, ए पॉजिटिव है, ठीक है। बोला अगर दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे देन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक्सपेंड, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स दूर भागेगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ई पॉजिटिव है तो इस तरह से भागेगा, एक्सपेंड करेगा, इस तरह से ये एक्सपेंड करेगा, इस तरह से एक्सपेंड करेगा। मतलब जो एक्सपेंड करेगा वो लेटरली एक्सपेंड करेगा। क्या करेगा, लेटरली एक्सपेंड करेगा। तो ये अगर दो पॉइंट चार्ज, if the two point charge place in its neighbor then the electric line of force expand laterally when the point charge are the same nature, अगर पॉइंट सेम नेचर का है तब। आगे आइए 9th में कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली भी होगा। 9th में देखिए, 9th में थोड़ा दिक्कत हो रहा है दिखने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम बोल देते हैं। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डज नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप because in this case the electric line of force will intersect each other with the practically not possible। देखो कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है, क्लोज लूप कहने का मतलब दोस्तों कि अगर यह सर्कल है तो ये क्या क्लोज लूप है, एक क्लोज लूप है। कहीं पे भी अगर एक पॉइंट हम उठाते हैं, कभी भी हम हाथ नहीं उठाएंगे, अगर इस सर्किल को बनाते चलेंगे तो ये जो है क्लोज लूप है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्लोज लूप। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। देखिए स्क्वायर बनाइए तो कभी भी क्लोज लूप, कभी भी हाथ उठाइएगा नहीं उठेगा। कहने का मतलब यही है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डज नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, कभी भी ये पूरा क्लोज लूप नहीं बनाएगा। अगर क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर जाएगा, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा, देखिए ये इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर जाएगा, जो हम पीछे बताए भी, ये कभी इंटरसेक्ट एक दूसरे से इलेक्ट्रिक लाइन नहीं करता है, इसीलिए इसको ये पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए अगर ट्रायंगल भी बनाइएगा तो देखिए हाथ नहीं, बिना हाथ उठाते हुए भी बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो एक क्लोज लूप है, क्लियर। आगे 10th प्रॉपर्टी, 10th प्रॉपर्टी में देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज का। अगर हम लोग चार्ज को बढ़ाएंगे, ये होता है, अगर हम लोग चार्ज को बढ़ाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन को बढ़ाएंगे तो मेरा चार्ज भी बढ़ेगा। दैट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दैट इज एन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होगा, एन इज इक्वल टू यहाँ पे के देंगे, के क्यू हो जाएगा, एन इज इक्वल टू के क्यू होगा।
यही चीज़ समझाया, बस इसको याद कर लीजिएगा। n इजिकल टू के क्यू निकाला, K1 K2 लिया। देखिए 11th प्रॉपर्टी में क्या बोलता है। 11th प्रॉपर्टी में बोलता है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स याद रखिएगा क्या होता है। ये देखिए डायरेक्शन ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन बाई एरिया, कितना एरिया में है, उसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन। इसको हम लोग डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन कहेंगे। और ये जो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है दोस्तों, तो यह स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वही बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन जो है बटा नंबर ऑफ एरिया, ये क्या है, एरिया जो है ये काम किसका कर रहा है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का है। और ये जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। क्लियर है 11th प्रॉपर्टी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए ये वाला जो है इस 3 नंबर का पूछता है, डायरेक्ट फ्लक्स का पूछता है, डेफिनेशन पूछता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो याद रखिएगा एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है क्या। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो दोस्तों ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। which give the information about the number of electric line force passes through a given surface area। एक सरफेस एरिया है, मान लिया दोस्तों ये एक सरफेस एरिया है, इससे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन कितना पास हो रहा है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो जो फ्लक्स होता है वो हमको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासेस थ्रू एक गिवन सरफेस एरिया, एक गिवन सरफेस एरिया उसे इलेक्ट्रिक लाइन कितना पास हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हुआ। यह जो है 3 पे डिपेंड करता है या 4 पे डिपेंड करता है। देखिए अब किस किस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पूछ देगा। तो अगर डेफिनेशन लिख रहे हैं तो ये चीज़ लिखिएगा, उन्हें तो पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्लोज सरफेस, हाँ ये भी तो बात है, क्लोज सरफेस इस तरह से है तो इसमें क्लोज सरफेस कितना है, जितना बड़ा क्लोज सरफेस रहेगा उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का ओरिएंट कितना है, मतलब वो उसका लेंथ कितना है, आगे पीछे कितना है, सब चीज़ देख कर पास होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इसी तरह से जैसे कि मान लिया जाए, रुकिए दोस्तों, हाँ यहाँ पे एक इस तरह से है, देखिए यहाँ पे ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, इधर भी पास हो रहा है, इधर भी पास हो रहा है, यहाँ भी पास हो रहा है। तो ई क्या है, ये वाला जो है ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन है। ई जो है फील्ड इंटेंसिटी है। और ए वाला जो है, ई पार्ट जो है अंदर वाला एरिया ऑफ क्लोज सरफेस है, एरिया ऑफ क्लोज्ड सरफेस। तो दिस इज द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा। अब हम लोग इसको मैथमेटिकली डिफाइन भी करते हैं। अगर आप मैथ का स्टूडेंट है तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकली डिफाइन कैसे कहते हैं। तो इसको हम लोग जो कहते हैं इस तरह से, थाई जो बोलते हैं इस तरह से इसको, तो ई डॉट डी एस, ई डॉट क्या है दोस्तों, डी एस। ई जो है क्या है, इसमें अब ई पढ़िए, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, TRIC, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और ds क्या है, ds इज द एरिया वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया कितना है उसका बात किया, एरिया वेक्टर। यहाँ देखिए लिख देते हैं एरिया वेक्टर। और थीटा तो आप लोग सब जानते हैं, थीटा जो है एंगल बिटवीन, इसको डायरेक्ट अगर कीजिएगा, देखिए हम एक चीज़ बताते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़े हैं
यहाँ पे रुकिए, हाँ, कि थाई बराबर क्या होता है ई डॉट डी एस, तो ई डॉट डी एस वेक्टर, डी एस वेक्टर है। हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है P0, डी एस एरिया वेक्टर है। अगर हम लोग वेक्टर को हटाओगे तो हम लोग जानते हैं कि ई डॉट ये डी एस जो होता है ये कॉस थीटा में होता है, वेक्टर को हटाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा होगा, यानी कि मेन फार्मूला इसका हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेन फार्मूला है, ई डी एस कॉस थीटा, ये आप रख लीजिएगा। अगर इसका हम लोग यूनिट यहाँ से निकालते हैं तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब इसको आप बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसका पूरा क्लियर हो गया, यूनिट भी क्लियर हो गया। अगर आपको क्या निकालना है, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए डायमेंशन निकाला, आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए एक चीज़ और देखिए, द एरिया फैक्टर ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। अगर ये कोई सरफेस एरिया है, इस तरह से सरफेस एरिया है, वो परपेंडिकुलर सरफेस होता है एंड सो फार एज पॉसिबल, जहाँ तक हो सके इट इज टेकन लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी। देखो ये जो है सरफेस एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसका भी बात को परपेंडिकुलर, और ये जो इधर डिफरेंट एरिया होता है ये 90 डिग्री पे फॉर्म होगा। यहाँ पे अगर ये करते हैं तो 90 डिग्री यहाँ बनाएगा, ये डी एस वेक्टर है, तो थीटा हमेशा यहाँ से बड़ा होता है 90 डिग्री, ये नोट में रख लीजिएगा। नोट 2 में क्या है, नोट 2 में है फॉर एनी क्लोज सरफेस एरिया, कोई भी क्लोज सरफेस एरिया है, मान लिया जाए एक क्लोज सरफेस एरिया, इस तरह से क्लोज सरफेस एरिया है, वेक्टर ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर, अगर इस पे हम लोग ले रहे हैं, या फिर एक और है, इस तरह से स्क्वायर बना लीजिए, इस तरह से, इससे ऐसे, इस तरह से बन गया। उसके बाद आप पेन चेंज कीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ई भरा हुआ है इस तरह से, यहाँ पे भी अगर वेक्टर का अथी सरफेस एरिया लेते हैं तो यहाँ पे भी डी एस होगा, यहाँ पे वेक्टर अथी एरिया सरफेस एरिया लेते हैं यहाँ पे भी डी एस होगा, यहाँ पे भी डी एस होगा और यहाँ पे भी डी एस होगा। देखो तो चारों ओर देखो तो ये परपेंडिकुलर है, हर एक पार्ट 90 डिग्री बना रहा है, हर एक पार्ट क्या बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। तो वही बोला ऑलवेज डायरेक्ट, और ये हमेशा याद रखिएगा कि ये बाहरी ओर होता है, ये हमेशा किस ओर होगा बाबू, बाहरी ओर होता है। जैसे कि देखिए ना ये वाला क्यूब वाला जो बनाए हम लोग इस तरह से, तो बाहर वाला पार्ट को ना किए इस तरह से, बाहर वाला पार्ट बाहर जा रहा, तो यही बोला था। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप बना दीजिएगा एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 200 न्यूटन पर कूलम फ्लोइंग हॉरिजेंटली प्लेस 50 सेंटीमीटर प्लेस परपेंडिकुलर, टोटल फ्लक्स डायरेक्ट निकालिए। यहाँ पे देखिए ई दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं ई डॉट डी एस जानते हैं, और जानते हैं क्या ई डी एस कॉस थीटा जानते हैं। तो ई का वैल्यू दिया हुआ है 200 न्यूटन पर कूलम, इंटू डी एस भी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब इसको कन्वर्ट कीजिएगा मीटर में तो 100 इंटू 100 हो जाएगा, इंटू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू लिखिएगा, थीटा 0 डिग्री दिया हुआ, उसके बाद आप कीजिएगा तो यह आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 1 न्यूटन पर। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ बताएंगे कि सिलेंडर वाला एक क्लोज सिलेंडर रेडियस आर है, उस तरह से यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, नहीं तो बता देते हैं। चलिए आइए, एक क्लोज सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, एक क्लोज सिलेंडर है, जिस तरह से हम लोग सिलेंडर को देखते हैं, घर में भी सिलेंडर को देखिए, उसी वो इमेजिन करके देखिएगा, जिसका रेडियस आर है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास करेगा वो पूछ रहा है। डायरेक्ट इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला डायरेक्ट रखिएगा 0, क्या बोलिएगा आंसर, डायरेक्ट 0 बोलिएगा। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, एक नोट भी लिख चुके हैं। इफ़ एनी क्लोज सरफेस एरिया ऑफ एनी शेप एंड साइज, कोई भी क्लोज सरफेस एरिया हो,
क्यों ना ये छोटा सिलेंडर हो, इस तरह से छोटा सिलेंडर हो, कोई भी क्लोज सरफेस एरिया, अगर वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखा हुआ है, अगर वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखा हुआ है और पूछता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू, उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, तो हमेशा आप आंसर दीजिएगा दोस्तों 0। ये पूछता है बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, हर एक बोर्ड पूछता है। क्या पूछता है सर, एक बार और बता दीजिए कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस एरिया, कहा है ना यही क्लोज सरफेस एरिया शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। इफ़ एनी क्लोज सरफेस एरिया, कोई भी शेप और साइज का हो, अगर वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखा हुआ है और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कितना करेगा, तो डायरेक्ट आंसर लिखिएगा 0। 0 इज़ द बेस्ट आंसर। बस यही नोट्स था। उसके बाद हम लोग गॉसेस लॉ का बात करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। चलिए, थैंक यू।